नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लेकिन आज हम इस खास शो में कोई राजनीतिक बहस नहीं बल्कि देश को गौरव दिलाने वाले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा होगी भारत के उस लाल की जिसने 41 साल बाद देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया और फतह के बाद आज धरती पर वापस लौट आया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी कर ली है और धरती पर वापस लौट आए हैं। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। इस दौरान उन्होंने न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी अनुभव जुटाया है। सभी सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरा। स्प्लैश डाउन के बाद ड्रैगन कैप्सूल का हैच जैसे ही खुला, सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन बाहर निकली। कुछ समय के बाद शुभांशु शुक्ला को कैप्सूल से बाहर निकाला गया। बाहर आते समय शुभांशु के चेहरे पर सफलता की चमक और घर वापसी का संतोष साफ झलक रहा था। बेटे की वापसी को देख रहे माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और पिता गर्व से तालियां बजाने लगे। तो वहीं शुभांशु ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अपनी खुशी जताई। जहां यह पल देश के लिए गौरवान्वित करने वाला था, वहीं प्रदेश के लिए भी यह खास मौका था क्योंकि यूपी के इस बेटे ने देश के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी और उनकी उपलब्धि को उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, वेलकम बैक टू अर्थ। ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 को सकुशल संपन्न कर सफल वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं। भारत आपके स्वागत को उत्सुक है। आंसू है, क्या ब्याह कर रहे हैं। एक डर था, अब आप खुश हैं। आपने कहा वो डर खत्म। आंसू है, क्या ब्याह कर रहे हैं। एक डर था, अब आप खुश हैं। आपने कहा वो डर खत्म। डर अब खत्म हो गया। क्या मन में चल रहा था जब लैंड कर रहे थे? आप देख रही थी लाइव स्क्रीन पर। मन में यही चल रहा था कि सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, क्योंकि आखिरी पल जो होता है ना, वही सबसे खतरनाक होता है। सुनने में आया ऐसा मुझे। हाँ, तो उस समय पे थोड़ा सा बहुत, बाकी पहले खुश थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। 18 दिनों से मैं खुश थी बहुत। पूजा पाठ चल रहा था, सब चल रहा था सब। क्या मैसेज देंगी सभी हिंदुस्तानियों को? शुक्ला जी हैं, क्या मैसेज देंगी सभी हिंदुस्तानियों जो वहाँ लैंड कर सभी चुका को है। यही देंगे कि सब लोग जिसको जो इसमें इच्छुक है वो प्रयास करे, पढ़े लिखे, अपना पढ़ाई करे, ईमानदारी से आगे बढ़े, तो सब और वो हमारे साथ है। सब कुछ संभव है। नहीं, कर दिखाया, बहुत कर दिखाया। हिम्मत है, जज्बा है, लगन है, निष्ठा है और पूरी जो है अचीवमेंट प्राप्त करने की पूरी उसमें क्षमता भी है। तो शुभांशु की अंतरिक्ष से धरती पर मंगल सुरक्षित वापसी हो चुकी है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिनों के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटा है। तो वो अपने साथ सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़े और बीज के नमूने ही नहीं बल्कि साहस, सपनों और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की कहानी भी लेकर वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि इस बार जब शुभांशु शुक्ला की हालांकि ये पहली अंतरिक्ष यात्रा थी और वो जब 18 दिनों के लिए इस यात्रा को पूरा करके जब वापस लौटे हैं तो उनके परिवार के लोगों की आंखों में, खासतौर पर उनके माता पिता की आंखों में गर्व का भी वो पल देखने को मिला और साथ ही एक भावुकता, खुशी के आंसू भी नजर आए। तो आज हम इसी पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा को। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करके शुभांशु को बधाई दी है। और चलिए अब आपको बता दें कब कब धरती से टकराया एस्टेरॉइड। साल 2013 की बात करें, 20 मीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉइड धरती में आया। रूस के चेल्याम्बिस्क शहर के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ और 500 किलो टन TNT के बराबर एनर्जी निकली। यह एस्टेरॉइड जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर फटा
विस्फोट से शॉक वेव पैदा हुए, 1500 लोग घायल हुए। अंतरिक्ष के अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले एक दशक में 2035 तक शायद 1,50,000 करोड़ का व्यवधान रखा जा रहा है इसरो को और दूसरे अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में। उसकी तरफ ये जो स्पेस में अभी हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु गए हैं, उसका काफी एक इंक्रीमेंटल योगदान होगा। अगले साल तक शायद हम चंद्रयान बना रहे हैं, गगनयान बना रहे हैं। ठीक रहा तो गगनयान का जो अनक्रूड मिशन है, यानी इसमें कोई जाएगा नहीं, सिर्फ शुरुआती दौर में एक रोबोट जाएगा, वो पूरे अर्थ का एक चक्कर लो अर्थ ऑर्बिट में लगाकर लौटेगा। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है गगनयान में या चंद्रयान में हम क्रूड यानी मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। तो उस वक्त जो मैन्ड क्रू जाएगा उसकी ट्रेनिंग में या उनके लिए क्या क्या खास दरकारें हैं, जरूरत पड़ेंगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रुप कैप्टन शुभांशु का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम में आएगा। अभी भारत ने जो एक्सपेरिमेंट किए, करीबन सारे क्रूज ने मिलकर करीबन 60 एक्सपेरिमेंट किए हैं। भारत ने 7 एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इनको दुनिया के सारे देशों के साथ साझा किया जाता है। पर्पस क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे माइक्रो ग्रेविटी की, दर्शकों को मैं बता दूं माइक्रो ग्रेविटी में होता क्या है। आम आदमी को समझना चाहिए, जैसे मैं हूं, मेरा वजन स्पेस सूट पहनने के बाद जमीन पर करीबन 100 किलो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चांद में चला जाऊं तो शायद सिर्फ मेरा वजन सिर्फ 15 किलो या 22 किलो हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर अंतरिक्ष में हूं तो मेरा वजन माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में 100 किलो भी नहीं, मात्र 1, 2 या 3 किलो होगा। अगर मैं चंद्रमा से भी आगे चला जाऊं, मंगल ग्रह की तरफ या वीनस की तरफ, तो शायद मेरा वजन 500 ग्राम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा जैसे जैसे अगर मैं अपने गैलेक्सी की तरफ बढ़ूंगा। तो माइक्रो ग्रेविटी में मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इसके पहले व्याख्यान हो चुका है, मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि तब ये तो मिशन 20 दिन का था। इसके पहले सुनीता विलियम्स 9 महीने रह के आई, लेकिन जो लंबे मिशन होंगे वो कुछ सालों के होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है उन पर। इसी तरह से ग्रेविटी में क्या हम पौधे उगा चुकेंगे, क्या हम उनके लिए अंतरिक्ष में फूड यानी खाने पीने की व्यवस्था उगा सकेंगे, इन सब पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसको कि हम शेयर करेंगे दुनिया के सभी दूसरे साइंटिस्ट के साथ। जी जी बिल्कुल। अमरपाल जी, देखिए शुभांशु शुक्ला के अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, प्रयोग की बात करें, तो स्पेस में फ्यूल के जो ऑप्शन है और इसके अलावा एनर्जी रिसाइकलिंग के भी कई संकेत हमें मिले हैं उनके इस पूरे रिसर्च के दौरान। हाँ बिल्कुल, निसंदेह जो है फ्यूल के तौर पर है क्या कि जैसे यहाँ से एक हिसाब से जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं वो पूरे टोटल जो आईएसएस है उसको चलाने का कार्य करते हैं, और वहां पर जो रिसर्च होते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रिसर्च होते हैं। एक एक डेटा जो है वो हमारे भविष्य में बड़ा कार्य जो है करेगा। ये कह सकते हैं कि वहां से जो भी चीजें मिलेंगी हमें, जैसे कि हमारे यहाँ धरती पर हम रहते हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव जो कि हमें महसूस भी नहीं होता है, क्योंकि हम यूज टू हो चुके होते हैं, उसके आदी हो चुके होते हैं। अब जैसे स्पेस में जाते हैं तो वो होता क्या है कि आपके ऊपर माइक्रो ग्रेविटी माने यूं कह सकते हैं कि बहुत कम दबाव लगता है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो क्या होता है कि बॉडी फ्रीली रिलैक्स होती है, आपको लगता है कि उड़ से रहे हो, जैसे कि आपने वीडियोज में देखा होगा शुभांशु शुक्ला जी की, तो ऐसा लग रहा है कोई चीज अगर ऐसे छोड़ दी तो वो सीधी ऐसे जा रही है। तो ऐसे ही करके जो है वहां पर जैसे हड्डी वगैरह बढ़ना शुरू हो जाती है तो थोड़ी थोड़ी जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उनके बीच में, फोर्स वगैरह के बीच में। अब क्या है जैसे कि अगर वहां खाद्यान्न उगाएंगे तो वो खाद्यान्न यहाँ पर आकर के वो लोग खाएंगे, तो वो एक हिसाब से ये है कि जो मैन है वो सुपरमैन बन जाएंगे उस खाद्यान्न को खा करके। ऐसे कुछ फूड पर तमाम देश लगे हुए हैं। हम लोगों ने भी अभी जो है कुछ थोड़े से खाद्यान्न के जो बीज लेकर के गए थे, वो बीज यूं समझिए कि वो भविष्य के बीज हैं और वो कहीं ना कहीं वट वृक्ष बनकर के उभरेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए।
और एक नया परचम लहराने का हम लोग कार्य करेंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, आपने बात बिल्कुल सही कही कि ये बीज तो अभी बस शुरुआत है, अभी इनको वट वृक्ष बनना बाकी है। केसन जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए शुभांशु शुक्ला के अगर हम प्रयोग की बात करें तो वो कौन सा ऐसा प्रयोग है जिससे आप गगनयान से जुड़ता हुआ देख रही हैं, जिसका सीधा असर गगनयान पर पड़ेगा, या फिर वो गगनयान के लिए और ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है? मैं तो हर चीज की मायने रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेनिंग जो होती है, एस्ट्रोनॉटिक ट्रेनिंग, ये हमारा एस्ट्रोनॉटिक ट्रेनिंग सेंटर अभी खुलवाना है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स पूरे रशिया और अमेरिका में ट्रेन हुए हैं, जी। तो बेसिक्स क्या है कि वो ट्रेनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मेरा तो थोड़ा पर्सनल स्टिंट रहा था, जब मैं नासा जा रही थी, बच्चों को लेके जा रहे, तब नासा और रशिया में हम बहुत बार देख चुके हैं वहां के एस्ट्रोनॉट्स वो बॉयंसी पूल में कैसे पूरे एस्ट्रोनॉटिक सूट पहन के वो बॉयंसी पूल में कैसे तैरते हैं, 8 घंटे उसी में रहते हैं, और सेंट्रीफ्यूज में कैसे रहते हैं, जी फोर्स कैसे उनके ऊपर दबाव होता है, ये सब हमने आंखों देखा है। तो हमें ये बहुत सालों से हम इसका एक्चुअली वेट कर रहे थे कि कब इंडिया में ये हो सकता है। हमने प्रधानमंत्री जी से भी बात किए थे, और अभी इतना फोर्सी विजनरी लीडर है जो दूर तक देख चुके हैं कि हमें ये होना है। तो शुरुआत ट्रेनिंग सेंटर से होती है, पैरेलली रॉकेट का LVM-3 वो कैसे बनाना है, देन क्रू एग्जिट मॉडल कैसे बनाना है, एस्केप मॉडल कैसे बनाना है, और इसका रोबोट पहले जाना है अनक्रूड मॉडल में, वो कैसा करना है, और अंतरिक्ष स्टेशन में कैसे इसका प्रयोग, रेडिएशन, ये सूट जो पहनते हैं ना, वो रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब खाना क्या लेके जाते हैं इधर से, तो हर चीज मायने रखता है कि ये कैसे इसको देखा जाएगा, इनका एक्सपीरियंस कैसे, हमें ये एक्सपोजर और एक्सपीरियंस हमें अभी काम आएगी। ये शुभांशु शुक्ला जी को अभी वक्त नहीं है इसरो के साथ मिलजुल के, क्योंकि अभी 2026 में व्योमित्रा को भेजना है हमें, तो 1 साल इतना बिजी रहेंगे ये लोग कि एकदम इनको परफेक्ट बना के हमें भेजना है। क्योंकि ये एक ही ट्रिप की बात नहीं है, ये तो बहुत दूर की हमने सोचे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में हम कहाँ पे, एक तो टूरिज्म है, और एक कमर्शियल स्पेस है, और बाकी हमारे प्रयोग के लिए, मतलब 3 है इसमें। तो 3 के हिसाब से हमें काम करना है, सोचना है, और कैसे इसको आगे ले जाना है, ये बस इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमरपाल जी, एक चीज जो यहाँ पर है, ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरफेस, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आसान भाषा में अगर हम ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरफेस को अगर समझना चाहें तो इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे होता क्या कि हम जो सोचते हैं वो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, HI जिसे बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की ब्रेन जो हम लोग बना देते हैं, जो बना रहे हैं उसमें, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, AGI वगैरह है, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह है, तो इनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस AI की बात करें तो AI को अगर हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन को बहुत काम आ सकती है। ब्रेन इंटरफेस की बात करें तो ये जो है अपने दिमाग को एक कंप्यूटर से जोड़ देना, जैसे कि कोई एक माइक्रो चिप आपके ब्रेन पे सेट कर दी, उसके बाद में आपके सामने स्क्रीन कंप्यूटर सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, स्वाभाविक सी बात है, उससे कनेक्ट कर दिया। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसके सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होंगे, आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक पल्सेज हैं उनको कन्वर्ट करेगा जो है, और उसके बाद में वो रिसीव करेगा, उसका जो रिसीवर होगा, ये ट्रांसमीटर आपके ब्रेन में लगा हुआ रिसीवर दोनों उसमें होंगे, उसका ट्रांसमीटर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा उस कंप्यूटर में, और वो वहां जाकर के उसको डिकोड करेगा, उसके बाद में उसे वो समझेगा, समझ करके जो है जो आप कहना चाह रहे हैं अपने ब्रेन में, वो उस बात को जो ऑडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है, जो कि अभी न्यूरालिंक जो है, वो एलोन मस्क की ही एक कंपनी है न्यूरालिंक, उसने काफी हद तक इस पर जो है रिसर्च किया है और सक्सेसफुल भी रहे, और आगे आने वाले समय में इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। अभी हमारे इंडिया में भी हो सकता है बहुत सारी जगहों पर ऐसे रिसर्च जो है वो चल रहे हैं,
लेकिन अभी तक वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे रिसर्च हो चुके हैं और अभी बहुत रिसर्च इसमें होने बाकी है कि कहीं इसका दूरगामी दुष्परिणाम तो नहीं हो जाए। जैसे कि अगर किसी के ब्रेन पर अगर कोई चिप लगा दी, वो फिर कुछ भी सोच सकता है। अगर उससे कुछ उसने जो है वियर्ड सोचा, उसके बाद में वो सारी जानकारी उस कंप्यूटर में जिसमें एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, विदाउट उसके संभव नहीं हो पाएगा बिना एआई के। तो वो एआई जो होगा उस सारे ब्रेन की मेमोरी को, डेटा को ले लेगा। उसके पास इतना डेटा हो जाएगा कहीं ना कहीं, अगर उसके हम दुष्परिणाम देखें तो तो देखिए, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, राजनीतिक बहस नहीं होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की, उत्तर प्रदेश के उस लाल की जिसने 41 साल बाद देश को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया और फतह के बाद आज धरती पर वापस लौट आया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी की और धरती पर वापस लौट आए हैं। 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हमारे आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मिलिंद राज साइंटिस्ट हैं, मिलिंद राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलिंद, बहुत स्वागत है आपका। अमरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर। अमरपाल जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर श्रीमती केसन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं साइंटिस्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अमरपाल सिंह जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज हम इसी पूरे विषय पर बात कर रहे हैं और इस वक्त देश में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय शुभांशु शुक्ला बने हुए हैं। शुभांशु शुक्ला के मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं और किस तरह से आप इस पूरे मिशन को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी, क्योंकि ये मिशन जो है जन जन की आवाज बनाई आप लोगों ने। अब लोग, इससे एक पर्पज ये भी था इस मिशन का कि एजुकेशन स्प्रेड हो, अवेयरनेस हो साइंस के प्रति। अब आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो लोग हैं, उनका ब्रेन में साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से जानने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, ये जो मिशन है वो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है हमारे जो आगे आने वाले मिशन में। इनके अनुभव और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो डेटा है उसका हम यूज करेंगे, चाहे वो हमारे गगनयान हो, अपना खुद का जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में, या फिर दूरगामी भविष्य में जो योजनाएं हैं हमारी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, उनमें, और अन्य प्रतिष्ठानों को जो रिसर्च में लगे हुए हैं भारत में, उनके लिए मिशन द्वार खोलने वाला मिशन होगा। क्योंकि ऐसा कि हम जानते हैं, आज से 41 साल पहले जो है राकेश शर्मा जी गए थे सोयूज 7 में बैठ करके, और उन्होंने 7 डेज का समय बिताया था। और ये आज 18 दिन का समय बिता करके, समय बिताना नहीं, इसको मैं कहूंगा कि इस समय का भरपूर सदुपयोग करके और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान गवेषणा करके सकुशल पृथ्वी पर आज जो है 3 बजे जो वापस लौटे हैं, ये निश्चित तौर से एक वैज्ञानिक खजाना लेकर के आए हैं जो हमारे निकट और दूरगामी दोनों भविष्य में जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जी बिल्कुल। केसन जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, रिएक्शन लेना चाहूंगी कि ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, आप इसे किस तरह से देख रही हैं, कैसे फील कर रही हैं। साथ ही मैं ये भी समझूंगी कि क्या 41 साल बाद एक बार फिर से स्पेस हीरो के तौर पर जिस तरह से शुभांशु शुक्ला चमके हैं, उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई है अंतरिक्ष को लेकर, एरोस्पेस को लेकर। अरे पहले तो हम बोलेंगे कि बल्ले बल्ले करना है, इतनी खुशी की बात है। आज सचमुच ये आइकॉन बन गया, छोटे बच्चों नहीं, बड़े सबके बीच में ये हीरो नहीं, आइकॉन बन गया अभी। और तो और मैं ये बात हमेशा दोहराना चाहती हूँ कि अभी जहाँ नीचे जब आ रहे शुभांशु शुक्ला जी, दुनिया भर के लोगों ने देखे हैं और ये सोचना शुरू कर दिए कि
अरे वाकई इंडिया इतना बड़ा हो गया, वाकई इनमें इतना दम है, वाकई इनमें इतनी खासियत है, मतलब इतने सारे हिस्ट्री रचाए, ये सब उनको हैरान की बात हो गई है। क्योंकि वो लोग हमेशा हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जरिए ही देख देख रहे थे, लेकिन अभी तो हम एकदम सिक्सर आउट ऑफ द बाउंड्री हम हिट कर दिए जी। बॉल, तो ऐसा छक्का के ऊपर हो गया। तो स्पेस इंडस्ट्री में एक जकास की बात हो गई है, और आने वाली पीढ़ी इनके लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशन है, क्योंकि डीप टेक जो है अभी तक ये खाली जिसके पास पैसे है, नीश इंडस्ट्री है, इसमें काम करना मुश्किल है, ऐसे सारे मिथ को ये अबॉलिश करने वाला है। यहाँ पे अभी सोच बढ़ने वाला है कि इनमें नई नई खूबियां हम क्या ढूंढ सकते हैं, क्या निकाला जा सकता है। 350 नया स्टार्टअप्स आए हुए हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे आने वाले ये स्पेस इंडस्ट्री कहाँ पे लेने जाने वाले हैं। तो हमारे 1.5 ट्रिलियन है, उसके ऊपर जाने वाला है। और तो और ये कहना चाहती हूँ कि सारे बाकी के जो छोटे छोटे देश है, वो इंडिया को बहुत ही गौरव से देखते हैं, जी। और हमारे कल्चर जो है बहुत फ्रेंडली कल्चर है, तो इसीलिए इंडिया आना चाहते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा माइल है कि हम स्पेस में गगनयान मिशन का 100% सक्सेस रेट दिखा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इंडिया से जाना पसंद करते हैं स्पेस में, ताकि रशिया या अमेरिका वीजा वी। बिल्कुल बिल्कुल केसम जी, क्योंकि अब एरोस्पेस को लोग एज अ करियर के तौर पर चुन रहे हैं, और वही हम जिक्र कर रहे थे कि एक द्वार खुल गया है शुभांशु शुक्ला की वजह से। मिलिंद राज जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं आपसे भी, इससे पहले भी हम आपसे जुड़े, लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, माइक्रोग्रेविटी जिसका जिक्र इस पूरे मिशन के दौरान हमने सुना, हमने देखा, मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी को लेकर भी रिसर्च हुई है इस पूरे मिशन के दौरान, हम वो भी आपसे आसान शब्दों में समझना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक इस चीज से रिलेट कर सके। जी देखिए, माइक्रो ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अपनी जो ग्रेविटी अर्थ पे वैसी स्पेस में नहीं होती है, जी। तो उसके कई एक अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पे रिसर्च की बहुत जरूरत होती है, ताकि वो जो इंसान होता है वहाँ जो जाता है, जो ह्यूमन ट्रैवल होता है, उसमें इसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो माइक्रोग्रेविटी में जो बॉडी होती है वो दूसरी तरह से बिहेव करती है, यानी कि मसल जो होती है बहुत कमजोर हो जाती है माइक्रोग्रेविटी की वजह से। बॉडी फ्लूइड्स में शिफ्ट आ जाता है, बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रेविटी खींचती है वेट को भी और पूरे बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन रखती है। फिर बोन डेंसिटी लॉस होने लगता है, 1 से 2% बोन आपका कैल्शियम लॉस होता है हर महीने, इस रेट से होता है। और ओवरऑल इम्यून सिस्टम माइक्रोग्रेविटी की वजह से डैमेज होता है। तो इस पे रिसर्च की जा रही है, ताकि आगे चल के किस तरह से एक हम लोग स्पेस में एक कहते नहीं कि एक इजी एक्सेस बना सकते हैं, यानी कि जी। एक सेफ ट्रैवल बना सकते हैं। जैसे कि अभी एक हमारे जो साथ के कोलीग इन्होंने मेंशन किया था, श्रीमथी केसन जी ने, कि स्पेस ट्रैवल्स भी आगे चल के होने हैं, कि स्पेस में टूरिज्म हो, तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बायोमेडिकल रिसर्च अपने अर्थ के लिए, माइक्रोग्रेविटी जो होती है वो एक यूनिक एनवायरनमेंट देती है जहाँ पे सेल्स और टिश्यूज अलग तरह से ग्रो करते हैं। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि कैंसर, हार्ट की डिजीजेज, स्टेम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, ये सब जो होते हैं, इवन ड्रग डेवलपमेंट में बहुत सारा हेल्प मिलता है माइक्रोग्रेविटी से। ये हालांकि बहुत ही रेयर नॉलेज होती है, जिसमें क्योंकि ये जनरली बायोलॉजी में सब्जेक्ट्स माइक्रोग्रेविटी ड्रग डेवलपमेंट नहीं सिखाए जाते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह के और भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ने में काम आती है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल की चीज़ों में काम आती है, और सिंपल शब्दों में बोलूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एडवांस मटेरियल में इन माइक्रोग्रेविटी की रिसर्च से। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। और लास्ट में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसको बोलते हैं, डीप स्पेस का मतलब होता है कि स्पेस के एकदम उसको पूरा एनालिसिस करना, उसके सतह तक जाके उस पर स्टडी करना, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो जैसे आपका फ्यूचर मिशन जो है, मून है, मार्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये। तो ये सब चीजें किस तरह से कम ग्रेविटी जो होती है, माइक्रो ग्रेविटी यानी कि रिड्यूस ग्रेविटी, जो वर्ड ही आप देख सकते हैं, इसका मतलब ही यही होता है, किस तरह ये इंसानों को अफेक्ट करेगी, उनके किस तरह से इनके इम्यून सिस्टम पे आएगी, और कैसे हम लोग रहने लायक बना सकते हैं
आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये तो होना ही है एक दिन जब इंसान भी बाहर रहना शुरू करेगा। जी। जी, बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, सर पहले तो आपका रिएक्शन मैं लूंगी इस पूरे विषय पर। किस तरह से आप देख रहे हैं 18 दिन का ये सफर था शुभांशु शुक्ला का, और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, आगे किस तरह से आप भविष्य देख रहे हैं भारत का, खास तौर पर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने नासा के सहयोग से, स्पेसएक्स के सहयोग से एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा। आने वाले समय में भारत के काफी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं अंतरिक्ष के बारे में। फिलहाल भारत सरकार समझिए अगर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सकते हैं उस डेटा का वो अपने तरीके से भी यूज कर सकता है एआई, क्योंकि उसके पास इतना डेटा हो जाएगा। उस डेटा का हो सकता है कि इन फार फ्यूचर वो कहीं ऐसा प्रयोग कर दे कि वो मानवों के लिए ही घातक हो जाए। उसे लगे अगर कहीं कोई सिग्नल ऐसा आउटपुट उसे मिला और उसके बाद ऐसा इनपुट वो दे सकता है कि मानव सभ्यता को जो है वो अब रिमूव किया जाए और अपने जैसे ह्यूमन जनरेटेड जो एआई की फॉर्म है वैसे कंप्यूटर या वैसे ब्रेन वो चीजें बनाई जाए, और कहीं पूरे डेटा को क्रैश भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर बहुत रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी को, जो विश्व वैज्ञानिक समुदाय है, इसमें लगा हुआ है, और ये काफी हद तक कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल जो है हम यूं चाहते हैं कि हमारे जो दूरगामी भविष्य के लिए कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमंस के ही हाथ में रहे, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। अगर ये ह्यूमंस के हाथ निकल जाता है, अगर हम एक्सेस जो है चीजों को कर देते हैं इसमें कहीं ना कहीं, तो क्या होगा कि ये अपना एक ब्रांड बना लेगा, और जो ब्रांड हो सकता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकता है, या फिर अगर हमारे हाथ में रहा तो हम उसका वाइजली यूटिलाइजेशन करेंगे। ये ब्रांड पे इंटरफेसिंग का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। जी ठीक, बिल्कुल। क्योंकि मिलिंद जी, चूंकि शुभांशु ने इस पूरे मिशन के दौरान 60 से भी अधिक उन्होंने रिसर्च किए हैं। एक रिसर्च का नाम यहाँ पर आ रहा है साइनोबैक्टीरिया, जिससे ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। ये भी एक रिसर्च उन्होंने किया है। इसे अगर हम विस्तार से समझना चाहें, क्योंकि बात यहाँ ऑक्सीजन की हो रही है और ऑक्सीजन बनाने की बात हो रही है, तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो जाता है समझने के लिहाज से। जी बिल्कुल 60 एक्सपेरिमेंट्स थे जिस इस मिशन में किया गया था, और इसमें अलग-अलग तरह के मिशंस पे किया गया था, जैसे कि जर्मिनेशन पे भी किया था। उन्हीं में से एक जैसे आपने जिक्र किया जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ये छोटा एक टाइनी ब्लू ग्रीन एल्गाई की तरह एक बैक्टीरिया होता है। बहुत ही छोटा माइन्यूट होता है, और इसमें स्टडी और रिसर्च किया गया था कि ये माइक्रोग्रेविटी में कैसे बिहेव करता है। ये ऑक्सीजन बनाने के लिए काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करने का एक टेंडेंसी है इसमें। और दूसरा, इसकी एक और खास बात है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, इसकी रिसर्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होती है, और अब ये पूछा जाता है कि इसने स्पेस में क्यों, मतलब इसको स्पेस में ही टेस्ट क्यों करना है। तो पहली चीज ये है कि वो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, तो माइक्रोग्रेविटी के साथ साइनोबैक्टीरिया को हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है कि इसका कैसे बिहेवियर क्या चल रहा है। दूसरा इसका होता है कि रेडिएशन में क्या इसके ऊपर असर आता है, क्योंकि रेडिएशन जितना स्पेस में होता है उतना आपको पृथ्वी पे नहीं मिलता है। तो रेडिएशन पे कैसा आता है, माइक्रोग्रेविटी में कंडीशन में कैसा होता है। दूसरा, क्लोज्ड और आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब कि जो ऐसे मैन मेड एनवायरनमेंट्स होते हैं, इनमें ये क्या बिहेवियर करता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होता है। दूसरा, अब ये भी होता है कि इससे फायदा क्या होगा, ये कैसे हेल्प करेगा। तो साइनोबैक्टीरिया के रिसर्च स्पेस मिशन से अगर जोड़ें तो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बना सकता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में। तो जैसे कि हम लोग क्या सुनते आ रहे थे ना कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है ब्रीदिंग के लिए, वहां पे बिना स्पेस सूट के कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। तो अगर हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की रिसर्च सक्सेसफुल आगे चली तो हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए। दूसरा, क्या ये रिसाइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम फूड या फ्यूल में बदल सकते हैं, एक ये भी रिसर्च होता है। और एक और भी होता है जिसमें क्लीन एयर की बात करते हैं, क्लीन एयर और वाटर, पानी की कि जो लॉन्ग मिशंस होते हैं उसमें, जैसे कि मार्स के जो मिशन होते हैं, तो उसमें क्या क्लीन एयर एंड वाटर इस लॉन्ग मिशंस में साइनोबैक्टीरिया के थ्रू हम लोग क्या इस पे कोई इसकी रोल या बेनिफिट हो सकता है।
तो ये हो गया आपका स्पेस का। धरती में क्या करता है, धरती पृथ्वी पे साइनोबैक्टीरिया का है, ये हेल्प करता है जो बायोटेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है साइनोबैक्टीरिया का। फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए, या आपको बायोफ्यूल्स, आपने टर्म सभी लोग जी। जानते हैं बायोफ्यूल्स के लिए जी, या क्लीनिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को साफ करने के लिए भी साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि साइनोबैक्टीरिया क्यों स्पेस में रिसर्च करी गई और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। जी। जी, बिल्कुल। देवनाथ जी, एक बहुत रोचक कहा जाए तो रिसर्च शुभांशु ने किया है। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया है। इसे किस दिशा में देखें, किस तरह से इसको हम समझें कि आखिर ऐसा शुभांशु ने क्यों किया, या इसके पीछे का क्या मकसद है? जी हाँ, देखिए ऐसा समझना पड़ेगा कि स्पेस में 3-4 चीज़ों को अध्ययन हमको करना है। मेथी और मूँग के जो दाने हैं उनको जब लेके गए, क्या वो स्पेस में वहाँ जो एनवायरनमेंट है, माइक्रोग्रेविटी है, उसमें क्या वो ग्रो करेंगे? क्या वो उगेंगे जब उनको हल्का-हल्का पानी दिया जाएगा, नमी दिया जाएगा? दूसरी बात, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकते हैं, वो कितना ऑक्सीजन को एमिट करेंगे जब इनको उगाया जाएगा। इसी तरह से भविष्य में जब लंबे-लंबे स्पेस मिशन होंगे तो हो सकता है कि कुछ खाद्य पदार्थों को, न्यूट्रिशंस को स्पेस में ही उगाने की बात आए, क्योंकि मिशन जो है वो हो सकता है सालों तक लंबा होगा। जी। तो क्या हम भविष्य में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर कुछ खाद्य पदार्थों का निर्माण कर पाएंगे? तो ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतें हैं। जमीन में जब हम पेड़ पौधों को लगाते हैं तो एक तो ग्रेविटी एकदम सही होती है, तो पेड़ को पता रहता है कि कौन सी तरफ नीचे की तरफ है और कौन सी दिशा ऊपर की तरफ है, तो वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है। उसे मालूम है कि मेरे तने को और पत्तियों को ऊपर जाना है, मेरे जो मूलांकर है यानी जड़ है उसको नीचे। लेकिन स्पेस में तो कोई ऊपर और नीचे का कोई है ही नहीं, दिशाहीन है, भ्रमित है। तो देखते हैं स्टडी में कि क्या वह पौधा कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो सही तरीके से ऊपर एक एक दिशा में, स्पेस में तो ऊपर और नीचे की बात नहीं है, जी। ग्रो करता है क्या वो ठीक से? इसी तरह से जैसे स्पेस में धरती में जो सूरज है वो, उसका जो विकिरण है वो सूरज से जो आ रही है किरणें, वो वायुमंडल से छनती-छनती पेड़ पौधों तक पहुंचती है। तो उसमें जो अलग-अलग तरह के वेवलेंथ हैं, चाहे वो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ हो, इंफ्रारेड वेवलेंथ हो, या विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ हो, ग्रीन लाइट जैसे हमें बोलते हैं, पेड़ों को बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेस में तो वो वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो किस तरह से बाहर से आते हुए सूरज की रोशनी को नरम किया जाए जी। ताकि वो सही तरीके से उस इन दोनों बीजों पर पड़े, उनके जो छोटे-छोटे पौधे उगेंगे, 4 पत्ते, 6 पत्ते, 8 पत्ते, उस पे सही तरीके से वो पड़े ताकि उसमें जो यूज़फुल वेवलेंथ है, स्पेस से जो विकिरण आ रहा है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं अभी भी विज्ञान शुरुआती दौर में डगमगाते हुए कदम ले रहा है इन सबको पता करने के लिए। जी, जी। बिल्कुल। डॉक्टर केसन, यहाँ पर वाटर बबल्स को लेकर भी शुभांशु ने एक रिसर्च की है और ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि वाटर बबल्स का जो नेचर होता है वो पृथ्वी पर अलग होता है, स्पेस में वो चीज अलग होती है। इसे किस तरह से समझे हम अगर आसान भाषा में जानने की कोशिश करें तो? डॉक्टर केसन, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी। ये जो भी जाते हैं स्पेस में, ये वाटर बबल का एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार होता है। हमारी छोटी सी स्टिंट रही थी जब हम जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में गए थे। जी। तो छोटा सा स्टिंट था कि हम भी वाटर बबल ब्लो कर रहे थे। तो स्पेस में वो कैसे ट्रैवल करता है, वो छोटा सा माइक्रोग्रेविटी था तो उसमें कैसा ट्रैवल कर रहा है। तो नीचे तो स्टिल रहता है, जैसे डाले वो उसका शेप लेता है, बकेट का शेप लेता है, टम्बलर का शेप, वैसे शेप्स लेता है। लेकिन ऊपर जब हम ब्लो करते हैं वो गोल गोल जाता है और इधर उधर ऐसे स्टिल करके जाते हैं। तो ये वाटर बबल्स जो है बहुत मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है सबको समझने की, वो वाटर बबल्स का होता है अक्सर स्पेस में माइक्रोग्रेविटी समझने के लिए। तो बहुत ही मजेदार होता है वो। जी, बिल्कुल। अमर, और देखिए यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जो माइक्रो एल्गी का
रिसर्च किया है शुभांशु ने, खासतौर पर ये देखने के लिए कि पृथ्वी के अलावा स्पेस में भी खाने पीने की चीजों को लेकर किस तरह से हम आगे भविष्य देख रहे हैं। माइक्रो एल्गी को लेकर भी उन्होंने ये पूरा रिसर्च, उस पूरे 18 दिनों में उनके रिसर्च के दौरान का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये है क्या, माइक्रो एल्गी जो है, जैसे कि वो शैवाल है, एक हिसाब से वो समुद्र के तलहटी वगैरह और इस सब में पाई जाती है अक्सर, और ये काफी काफी दिन तक जो है, इन्हें कह सकते हैं सुपर फूड है। अगर ऐसे फूड जैसे स्पोरुलिना कैप्सूल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं उनसे, जिसको अंतरिक्ष यात्री खाते हैं अपनी बॉडी को जो मेंटेन करने के लिए, उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी ना हो, ऐसी चीजें, तो उससे वो एक कह सकते हैं कि सुपर फूड है और भविष्य का फूड के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो उगता है उसका बिहेवियर जो है अकॉर्डिंगली एटमोस्फेयर के होता है, अर्थ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन वहां पर जो स्पेस में चूंकि माइक्रो ग्रेविटी है, तो वहां पर उसका व्यवहार क्या है और वो किस प्रकार से उगेगा तो उसमें जो है वो स्टेम से लेकर के पूरे होलिस्टिक जो एल्गी है उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे। उन परिवर्तन आने के बाद में यहाँ पर सेम कंडीशन में अगर उसे उगाया जाए तो वो अगर मानव के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है, यानी सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, तो उससे आगे आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिन्हें खिला करके, जैसे अगर हमारे पास आर्मी है तो आर्मी के बंदों को या साधारण व्यक्ति किसी को खिलाएंगे तो वो 100 हार्स पावर की चीजों को जनरेट करता है, तो अगर खिलाएंगे तो 120 हार्स पावर की चीजों को जनरेट करेगा। तो एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये सुपर फूड के तौर पर देखा जा सकता है इसको, भविष्य के सुपर फूड। जी जी बिल्कुल। मिलिंद जी, अब अगर शुभांशु शुक्ला की इस पूरे मिशन को अगर हम गगनयान से जोड़ के देखने की कोशिश करें, तो क्या ये गगनयान की राह का एक ट्रायल रन हम मान सकते हैं शुभांशु की इस पूरे मिशन को? जी, बिल्कुल। तो इसरो का भी एक स्टेटमेंट था जिसमें इसरो ने कहा था कि ये जो मिशन है वो 1% जो गैप था उसको भी ब्रिज कर दिया ये एक्सियम 4 के सक्सेसफुल मिशन ने। तो क्योंकि एक्सियम 4 एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अब इसरो के अगले प्रोजेक्ट्स हैं, अगले टारगेट्स हैं और मिशन है। क्योंकि अभी तक हम लोग सैटेलाइट ओरिएंटेड ज्यादा रहे हैं। इसरो के एक पूरे रिकॉर्ड में भी आप देखिए तो हम लोग सैटेलाइट मिशंस में काफी अच्छे हैं। अब हम लोग आ गए हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स में। तो एक्सियम 4 भी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था। तो और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला है ये स्पेस में गए थे इस पूरे क्रू के एक मेंबर बन के। तो इंडिया के ओन जो हमारे खुद के मिशन है इनमें ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और इस सब चीजों में जी बहुत ज्यादा हेल्प मिली है गगनयान के लिए। स्पेसिफिकली अगर बात करें इसरो के गगनयान वाले मिशन के लिए, तो जो एक्सपीरियंस आया है इस एक्सियम 4 से, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और किस तरह से मॉडर्न एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस आया है ये चीज मिली है। दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ द क्रू, ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। किस तरह की ट्रेनिंग मिशंस हुए, कितने सक्सेसफुल गए, ये 100% अब अप्रूव्ड हो गया है इस मिशन के बाद से। फिर जी लर्निंग ऑपरेशंस भी एक चीज होती है जिसमें इसरो और के जो इंडिया के जो मिशंस होते हैं उसमें किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स को तैयारी किया जाए, उनके प्रिपरेशंस, क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उनकी जो वहाँ की जो सेफ्टी है उसको किस तरह से रखना चाहिए, ये चीज भी हम लोग को इस मिशन से सीखने को मिला है। तो बिल्कुल बिल्कुल। बेशक ये जी 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 देवनाथ जी, अभी हम जैसे बात कर रहे थे मूंग इसको मेथी माइक्रोएल्गी की, तो क्या अब हम ये माने कि भारत अंतरिक्ष में खाना उगाने वाला भी एक अगला देश बन सकता है? अगर हम इस ओर देखने की कोशिश करें, फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो क्या भारत कुछ ऐसा कर सकता है स्पेस में? देखिए, अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ को उगाने पर एक्सपेरिमेंट जो हैं ये 60 के दशक से हो रहे हैं जी और काफी कुछ जानकारी मिल चुकी है। उसमें कुछ बॉटलनेक्स आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों को उगाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अब अंतरिक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? जाहिर बात है कि स्पेस के जो स्पेस मिशन पे जो लोग हैं वहां उनकी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो वह इतनी बड़ी मात्रा में क्या जी होगा कि हम बड़ी मात्रा में ये खाद्य पदार्थों को उगा सकें। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होंगे उनको हमें पानी देना पड़ेगा। तो अंतरिक्ष में पानी कहाँ से लाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। जो भी स्पेस मिशन में पानी है उसको जमीन से ही लेके जाना पड़ता है। अंतरिक्ष में स्पेस मिशन में पानी की इतनी कमी होती है कि अब मैं बता ही दूं दर्शकों को कि जो हमारा मलमूत्र होता है जी जी उसको भी रिसाइकल करके उससे पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पानी कहाँ से आएगा? और उसी को रिसाइकल करके पी भी लिया जाता है, साफ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं काफी सारी रिसर्च चल रही है
अब गगनयान प्रोजेक्ट जो है हम लोग 2027 में छोड़ेंगे। शुरू में तो व्योमित्र नाम के एक रोबोट को भेजे जाएंगे। वो रोबोट जाएगा शुरुआती दौर में गगनयान में, लेकिन बाद में जब ये प्रूव हो जाएगा कि गगनयान के सारे सिस्टम, खासतौर से ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम, यानी आदमी कैसे जिंदा रहेगा, जी जी। वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हम ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला भी जा सकते हैं, हो सकता है वो टीम लीडर होंगे। साथ में हम ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को ट्रेन कर रहे हैं, अंगद प्रताप को तैयार कर रहे हैं, अजीत कृष्णन को भी तैयार कर रहे हैं। तो हमारी टीम तैयार है गगनयान में जाने के लिए। तो ये और भी वहां पे काफी प्रोजेक्ट करेंगे। तो जैसे आप अभी स्पेस में खाद्य पदार्थ की बात कर रहे थे, ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने जो एक्सपेरिमेंट किए, इनको आगे बढ़ाया जाएगा जब गगनयान में चाहे प्रशांत नायर जाएं या अंगद प्रताप जाएं या अजीत कृष्णन जाएं। जी जी बिल्कुल केसन जी, क्योंकि देखिए सूक्ष्म शैवाल का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, माइक्रो एल्गी का जिक्र करें, तो क्या ये ग्रीन ऑक्सीजन फैक्ट्री बन सकती है बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए? क्या इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं या काम किया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत ही अहम होती है। तो ऐसे इसीलिए प्रीवियस सुनीता विलियम्स जब गई थी, उन्होंने उन्होंने भी छोटे-छोटे ना लेटुस लीव्स का उनका वो उगा के देख रहे थे। और पहले हम तुलसी को भी हम भेजे थे, जी दूसरे एस्ट्रोनॉट से तुलसी भी भेजे थे, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छी होती है ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते गए ना, तो ये पूरा एक्सपोज़र और एक्सपीरियंस हमें गगनयान के लिए और भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जब हम बनाएँगे ना, एकदम हम परफेक्ट फिट रहेंगे। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ये हम एकदम ना परफेक्ट बना सकते हैं हम हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीज़ है पानी, बेसिक चीज़ है ब्रीदिंग, ऑक्सीजन। सो इसके लिए पहले हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स अगर तैयार हो जाती है, तो फिर डायबिटीज़ का एक और अच्छा-सा एक्सपेरिमेंट किया था शुभांशु जी ने, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉट्स को ये इंसुलिन का कैसा रहेगा बॉडी में इम्पैक्ट, तो ये भी उन्होंने टेस्ट किया था। तो और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था कि ऑरा रिंग करके उन्होंने एक रिंग, ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक कंपनी ने ईसा के ज़रिए, मतलब पोलैंड और हंगरी था, तो ईसा के ज़रिए ये चारों मिलके ये भी किया था ऑरा रिंग, जो हार्ट रेट को पता करे, कैसा रहेगा वहाँ पे। और ब्रेन का जैसे एमआरआई नीचे करते हैं, इसका इम्पैक्ट स्पेस में कैसा रहेगा, क्योंकि कभी-कभी अभी तो स्पेस में ये लोग 10-11 लोग थे, लेकिन कभी-कभी स्पेस स्टेशन में एक अकेले पड़ जाते हैं, कभी-कभी 2 पड़ जाते हैं। एक फुटबॉल साइज़ प्लेस में एक अकेला 3 महीने, 6 महीने अगर रहना है, तो मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो जी ये मेंटल इम्पैक्ट के लिए क्या करना है? कैसे इसको हम रिसर्च करके इसको क्या-क्या हम सपोर्ट दे सकते हैं? नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं, या कुछ वहीं पे कुछ अलग किस्म का कर सकते हैं। और एक्सरसाइज़ेज़ वहाँ पे ट्रेडमिल के जैसे एक होता है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, कि 3 घंटे रोज़ एक्सरसाइज़ करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें जब एकदम इम्पोर्टेंटली हम रिसर्च करके हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में हम जब बना रहे हैं तब करेंगे, तो एकदम परफेक्ट फिट स्टेशन होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से देखिए, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा अमरपाल जी से है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई स्पेस यात्री जाता है तो वो अपने माइंड कंट्रोल को किस तरह से डेवलप करता है, माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी स्पेस में क्या पायलटिंग को बदल सकता है या बदल देगा, ऐसी कोई संभावना अमरपाल जी आपको अगर लग रही है तो? देखिए है क्या, पहले तो यहाँ से जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं। कई साल ट्रेनिंग लेने के बाद में जो है वो स्पेस की तरफ, या यूं कह सकते हैं आईएसएस की तरफ जाते हैं। और चाहे वो मून पर गए हुए मिशन हो, जो सारे लोग चला करके सब चला चुके हैं, और तमाम मिशन सक्सेसफुल भी रहे हैं। चूंकि इसमें रेशो जो है वो 100% नहीं होता है स्पेस साइंस में, ये सही बात है। हम लोग एक वो लगाते हैं अनुमान कि कोई भी मिशन कंप्लीटली फुलफिल होगा, लेकिन कोई कंप्लीटली कह नहीं सकता एब्सोल्युटली कि ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा।
तो लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें धरती पर जो अपने ब्रेन को पूरा ब्रेन होना चाहिए, ब्रेन को, हमारी बॉडी को, हमारे पूरे होलिस्टिक जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से स्पेस के लिए ट्रेंड कराया जाता है यहाँ पर सिमुलेटर्स के माध्यम से। और उसका जो है वास्तविक अनुभव तो केवल वहां जाने पर ही होता है। जैसे आपने पूरी ट्रेनिंग ले ली, तब तक आप नहीं उस ट्रेनिंग को इम्बाइब कर पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई स्पेस का ऐसी जगह नहीं है, वास्तविक जगह नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा आईएसएस टाइप का कोई घर नहीं है, एडवांस प्रयोगशाला वाला घर नहीं है, तब तक उसको अब उसमें जा करके अब तक जो लोग गए हैं उनके ब्रेन और बॉडी पर क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं अंडर रिसर्च है, वो पता हमें पड़ेगी अभी निकट भविष्य में कि हम जैसे जा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा स्लिप डिस्क बढ़ जा रही है, अगर लगभग 1 साल रह लेंगे तो लगभग 1 इंच के करीब में आपकी लंबाई बढ़ जाती है स्पेस पर जाने पर। फिर धरती पर आने पर पुनः श्रिंक हो जाती है, फुट जाती है, मूलफन आ जाती है अपनी। ऐसे ही जो फूड्स वगैरह है, जो फूड्स हम यहाँ खा रहे हैं वो फूड्स वहां के अगर बनाए हुए उन्नत किस्म के बीज बना करके फिर वही खबर करके यहाँ इस धरती पर उगाएंगे, उन्हें खाएंगे तो वो सुपर फूड्स बन जाएंगे। एक हिसाब से उन्हें ह्यूमन खाएंगे तो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। ऐसी तमाम चीजें जो हैं, जो जैसे कि अभी बूंद की बात की थोड़ी देर पहले आपने, कि जैसे यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि जैसे पानी पी रहे हैं आप सीधा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। अब वहां पर पानी की बूंद डालेंगे तो एक बूंद अगर ऐसे बाहर आ गई तो बूंद बाहर तैराती रहेगी, क्योंकि उस पर जो है माइक्रोग्रेविटी का फील्ड है और वो सरफेस टेंशन का जो स्ट्रक्चर है उसको फील कर रही है। इसके कारण जो है वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर बूंद जैसी दिखाई देगी। तो जो फिजिक्स यहाँ पर काम करती है इसमें हमारी धरती पर वो अंतरिक्ष में कैसे काम करती है, सारे तमाम प्रकार के गवेषणा अनुसंधान खोज जानने के लिए हम लोग जो स्पेस की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो हम मून पे जा रहे हो, आगे निकट भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां बसाने की योजनाएं हो, चाहे वो बंकर बना करके रहे, या फिर जो है स्पेस शूज और स्पेस सूट पहन करके अन्यत्र जगहों पर जाना हो, या फिर जैसे आईएसएस के बाहर अगर कुछ खराब होता है तब वो ठीक करने के लिए स्पेस वॉक करते हैं हमारे स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं, तो वो उसे ठीक करते हैं, पैनल वगैरह में टूट फूट। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये करने के बाद में इनका एक कलेक्टिव डेटा होता है, वो जनरेट हो रहा है, वो डेटा बिल्कुल। मिलिंद जी, 18 दिन में 60 से अधिक प्रयोग, ये सिर्फ शुरुआत है भारत की अंतरिक्ष क्रांति की, अगर इस दिशा में हम इस चीज को देखें और समझने की कोशिश करें। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं और कोई दोहराई नहीं। ये भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है और किस तरह से पूरे विश्व में भारत का स्पेस इंडस्ट्री में परचम लहरा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और ये कई फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अगर हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो भारत में स्पेस इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा बूमिंग सेक्टर बन चुका है, जिसमें तरह तरह के स्टार्टअप्स आ गए हैं। लगभग 350-400 से ज्यादा स्टार्टअप प्लेयर्स हैं और ये एक अब कमर्शियल स्पेस मिशन हो गए हैं। आप कोलैबोरेशन देखिए इसी एक्सियोम 4 का, नासा, देन आपका एक्सियोम, एंड देन इतने इतने बड़े बड़े एजेंसी, स्पेसएक्स, इसरो, तो ये जो इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज है, ये मल्टी कोलैबोरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा आपका साइंस एंड रिसर्च में भारत का बहुत बड़ा एक रोल हो गया है स्पेस मिशन में, जिसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेम होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जैसे ये एक्सियोम 4 जैसे जो मिशंस होते हैं, ये स्टेम एजुकेशन में बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं। और अब तो यंगर जो जनरेशन है, जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, ये भी इसमें साइंस में और इंजीनियरिंग फॉर एस्ट्रोनॉट्स में करियर बनाना चाहते हैं। सो आप देखिए पिछले 10-12 सालों में स्पेस में करियर कोई सोचता भी नहीं था, और मुश्किल से किसी को पता होगा कि स्पेस में चीजें ये सब भी हो सकती हैं। आज वो दौर है जब बच्चा देख रहा है। वो शुभांशु शुक्ला के जो स्कूल से डायरेक्ट लाइव हम सबने देखा था, आपके माध्यम से दिखाया गया था पूरी दुनिया को, कि किस तरह से सभी बच्चों को एक प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला। बिल्कुल बिल्कुल मिलिंद जी, बच्चों को प्रेरणा मिली है। और देखिए अब ये वक्त आ गया है कि भारत हर दशक में एक नहीं कई अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करे। देवनाथ जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर सर आपका लेना चाहेंगे कि क्या अंतरिक्ष अब सिर्फ रिसर्च नहीं, रणनीति और राष्ट्र गौरव का भी एक मैदान बन चुका है? इसमें कोई शक नहीं कि भारत का जो स्पेस मिशन है, इसरो है, बहुत ही कामयाबी से देश को आगे ले जा रहा है। लेकिन मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सहमति है कि स्पेस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, स्पेस में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हथियार नहीं जाएगा।
अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही चीज होगी कि दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। जी। अभी जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, उसमें रूस और चीन का भी बहुत भारी योगदान है, भारत का भी योगदान है। तो अंतरिक्ष में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ठीक युद्ध नहीं है, सिर्फ सहयोग है भविष्य के स्पेस मिशन के लिए। जी। बिल्कुल। केसन जी सर, माफ कीजिएगा मैम, गगन से आगे मंगल तक की तैयारी को आप देख रही हैं इस पूरे मिशन के तौर पे? मंगल नहीं, शुक्र के लिए शुक्र तक जाने वाले हैं, तो इसीलिए हम बहुत दूर की सोच रहे हैं अभी। तो मंगल तो हम जा चुके हैं ऑलरेडी, बस लैंडिंग की एक कमी है। जी। लैंडिंग करके वहां पे देखना अभी बाकी है, और शायद वो नेक्स्ट मिशन है, लेकिन शुक्र को किसी ने छुआ नहीं अभी तक, तो इसीलिए हमारी आंखें उस पे पड़ी है। तो वो हमारा नेक्स्ट मिशन होगा गगनयान के बाद। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।